एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती अगेन आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन जो टॉपिक है वो हिंदी का है, कृतिका का है, क्लास 10 का है, सीबीएसई का है। मैं क्यों लिखता हूँ, चैप्टर 5 है और बहुत अच्छा है। मतलब समझ में आता है आखिर कोई बंदा क्यों लिखता है, उसके पीछे का एक सिनेरियो जो हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, जो कि आगे के नाम से फेमस हैं। तो उन्होंने लिखा है इसको और बखूबी उन्होंने अपने वर्ड्स को और अपने फीलिंग्स को इस चैप्टर के दौरान मतलब वर्ड्स के थ्रू लाने के लिए, चित्रित कर पाने के लिए मतलब वो काफ़ी हद तक क्या बोलूँ सफल हुए। पाठ की रूपरेखा प्रसिद्ध साहित्यकार आगे ने इस निबंध में यह स्पष्ट किया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है। यानी कि उसके लेखन का जो पीछे का कारण होता है ना, वो यही होता है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था, वो उसकी व्यवस्था के कारण लिखता है और लिखकर ही रचनाकार उसे मुक्त हो पाता है। और जब तक वो नहीं लिखता वो एक द्वंद्व में फंसा रहता है। वो लिखने के बाद अपनी व्यवस्था को वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। आगे का यह मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। किसी भी चीज़ के लिए अनुभूति चाहिए तो उसके लिए अनुभव करना होगा, ऐसे आगे जी बोलते हैं। अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। ये नेसेसरी नहीं है कि हर अनुभव ही अनुभूति बने, लेकिन फिर भी अनुभव के बिना अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभव जब भाव जगत और संवेदन का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। जब हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो भाव जगत और संवेदना का जब हिस्सा बनता है, हमारे सेंटिमेंट्स का, हमारे इमोशंस का, तब वो क्या होता है, कलात्मक अनुभूति के रूप में रूपांतरित होता है। यानी कि हम लोग लिखने लगते हैं। तो जो पाठ का सार है, ये थीम हुआ इसका। तो जो पाठ का सार है उसको भी देख लेते हैं, आखिर आगे जी ने क्या बताना चाहते थे, वो क्यों लिखे और उनके पीछे का रीज़न क्या था। लिखने का प्रश्न अत्यंत कठिन, भाई बेहद कठिन है लिखने का प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक के अनुसार यह प्रश्न बड़ा सरल प्रतीत होता है, पर यह बड़ा कठिन भी है। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान नहीं है। ऐसा आगे जी बोलते हैं कि भाई मेरा जो लिखने के पीछे रीज़न है ना, वो मेरा व्यक्तिगत आंतरिक जीवन के संबंध से रखता है और मैं इसको संक्षेप में नहीं बांध पाऊँगा। मतलब मैं इसको मतलब मुझे लार्जली में बोलना होगा, मतलब एक निबंध के रूप में लिखना होगा, मैं इसको संक्षेप में नहीं कर पाऊँगा। लिखने का असली कारण लेखक को मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का एक उत्तर तो यह लगता है कि वह स्वयं जानना चाहते हैं कि वह किस लिए लिखते हैं। कि भाई वो खुद ही से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह क्यों लिखते हैं। उसे बिना लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। हाँ सही बात है भाई, वो क्यों लिखना चाहते हैं, बिना ये अगर जानना है तो भाई उनको लिखना पड़ेगा। लिखकर ही वह उस आंतरिक प्रेरणा को, व्यवस्था को पहचान पाएंगे कि वो क्यों लिख रहे हैं, जिसके कारण उसने लिखा। उसे लगता है कि वह उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखना और पहचान लेने के लिए लिखता है। वो चाहता है कि उन सब चीज़ों की उसको अनुभूति हो और वो सब कुछ जान पाए, अपने आंतरिक व्यवस्था आखिर क्या है, उसे मुक्ति मिले, मुझे, मैं लिख लूँगा। तो ये सब के कारण वो लिखता है। सभी लेखक कृतिकार नहीं। लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते तथा उनके सभी लेखन कृति भी नहीं होते। यह तथ्य भी सही है कि कुछ लेखक ख्याति मिल जाने के बाद बाहरी व्यवस्था से भी लिखते हैं। हाँ भाई मैं फेमस हो चुका हूँ, मेरा नाम बहुत फेमस हो चुका है, तो भाई मुझे इसलिए लिखना है। कि बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि उनको ख्याति मिल जाती है तो फिर वो व्यवस्था हट जाती है और फिर वो फेमस होने के लिए लिखते हैं। बाहरी व्यवस्था के कारण आंतरिक नहीं रह जाता, फिर वो बाहरी हो जाता है। बाहरी व्यवस्था संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता आदि के रूप में हो सकती है। सबसे मेन तो भाई आर्थिक आवश्यकता है। लेखक का स्वभाव और अनुशासन। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखन इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौने या फिर बिस्तर पर तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। हाँ बिल्कुल सही भाई, जब तक बाहर से डिमांड ना आए तो भाई सप्लाई कैसे पूरी हो, करेक्ट ना। तो लेखक की भीतरी व्यवस्था क्या है। लेखक की भीतरी व्यवस्था का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है।
वैसे भी इंटरनल यानी कि इंसान को जो इंटरनल होता है, उसका जो आंतरिक होता है, उसको हम लोग शब्दों में नहीं बोल पाते, वो सिर्फ हम लोग फील कर पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए तो उन्होंने बोला कि अनुभव से अनुभूति होती है। ये आंतरिक जगत में हम लोगों का क्या चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसके अंतर मन में वो चीज़ें चल रही हैं। तो भाई लेखक की भीतरी व्यवस्था क्या थी? लेखक की भीतरी व्यवस्था का वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में हुई है। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था, परंतु जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब लेखक ने उससे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसे परिवर्तित प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, मतलब अभी तक नहीं हुआ है। हिरोशिमा के प्रभावित कार से साक्षात्कार। एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। कौन? आगे जी। वहाँ जाकर उसने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसे लगा कि कृतिकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उसे तत्काल कुछ नहीं लिखा। फिर एक दिन उसने वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोटक के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोटक से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसके रुद्ध हो गई होंगी और उन कारणों से उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। बताओ, इसी कारण पत्थर का वह छाया वाला अंश झुलसने से बन गया होगा। यह देखकर उसे लगा कि समूची ट्रेजेडी यानी कि जो दुर्घटना थी जैसे पत्थर पर लिख गई हो कि क्या चीज़ें हुई होंगी जब हिरोशिमा नागासाकी में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए ने जो उसको ख़त्म करने के लिए लगाया था जापान में, उससे जो भी प्रभाव देखने को मिले थे, ये उसका विवरण कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो रहा होगा वहाँ। मतलब रेडियम के कारण जो इफ़ेक्ट है, हालांकि आज भी देखने को मिलता है, आज भी वहाँ का हिरोशिमा नागासाकी के जनरेशन्स होते हैं, वो आज भी फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं, मेंटली चैलेंज होते हैं। मतलब अभी भी कंप्लीट, मतलब जो एक इंसान की बॉडी वो अभी तक नहीं जनरेट हो पाई है ड्यू टू दिस जो न्यूक्लियर एटम का जो विस्फोट वहाँ हुआ था उसके कारण। लेखक का आश्चर्य, अब उसका आंतरिक मन टच हो चुका था। ये देखिए वो उसकी बात कर रहा था ना, परछाई की बात, ये था ऐसे पत्थर पर वो रेडियम के कारण उसकी जो परछाई थी वो ऐसे फ्यूज़ हो गई थी। इसको वो देख के आया, जिसके कारण उसका जो आंतरिक भाव था वो बिल्कुल मतलब अनुभव से भर चुका था। उसे अनुभूति हो चुकी थी कि लोगों का क्या सिनेरियो था उस समय का। तो अब लेखक का आश्चर्य क्या, उस छाया को देखकर लेखक को जैसे एक थप्पड़ सा लगा। मतलब हम लोग भी जब ऐसा कुछ चीज़ देखते हैं तो अचानक से लगता है कि किसी ने थप्पड़ मारा। उसी क्षण अणु विस्फोटक जैसे उसकी अनुभूति में आ गया और वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता बन गया। अचानक एक दिन उसने भारत आकर हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इसे लेखक का कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो यह अनुभूति जन्य सत्य है जिससे वह यह जान गया कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता है। ये था पूरा चैप्टर कि मैं क्यों लिखता हूँ। भाई जब तक इंसान को पेन ना हो, पेन का जो एक्सपीरियंस है वो ना हो, तब तक उसके अंदर का इंसान नहीं जागता। जैसे ही उसके अंदर वो फीलिंग्स, वो पेन, वो दर्द देखने को मिलता है या फिर जब वो अनुभव करता है इस चीज़ का, तो फिर वह अपने दर्द को लिखने के लिए ट्राई करता है। और जैसा कि आगे के साथ हुआ, ये भी क्या किए, ये भी वहाँ जब घूम के आए तो इन्होंने भी लिखने का ट्राई किया और तब इनको समझ में आया कि वो क्यों लिखे। उनको कोई मतलब नहीं था कि वो जो हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने जो पोयम लिखा था वो अच्छा था या बुरा, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है क्या नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था उस अनुभूति जो वो मिला उनको वहाँ जाकर, और वो जो पेन, ताकि वो लिख पाए, ये उनके लिए नेसेसरी था। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।